पर्व विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को विश्व मातृभाषा दिवस की लक्ष्य में इस वेबिनार का ये पर आ गया अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा की इसको क्या दिखेगा? प्रेजेंटेशन दिखा रहा है यहाँ पे। मैं इस वेबिनार में आप सभी का जोड़ो ना। वेबिनार आरंभ करने के लिए मैं सम्मानित अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर वेबिनार का शुभारंभ अभी तो सर इसको क्यों ले लिया? ये हर्ट्ज को वापस बाहर कर रहे हैं। क्या कह रहे थे? ये हर्ट्ज वापस प्रेजेंटेशन वापस दिखा रहा है। दिखा रहा मैंने रिमूव कर दिया था। भगा दो उसको। ये कौन आ गया? अज्ञानता से हमें तार दे माँ, थोड़ा दूर हो जाओ उससे। कैमरा हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, अरे इसको वो बंद कर दे यार। नहीं अभी भी चिपकते रहेंगे साले। हम हैं अकेले, अज्ञान से हमें तार दे माँ, हे सारे देवा, हे सारे देवा। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है। 365 हो गए वो। कहाँ हो गया? संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है। वो टीवी पे चल रहा है। टीवी पे तो अपन लोग देख रहे हैं। फोटो गरम कर रहा है ना इसीलिए। कौन आता है खड़े आता है। फिल्म निकाल। हमें तार दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार दे माँ। पिनअप कहाँ चल रहा है? उनके मोबाइल पिनअप हो रहा है। कौन क्या एक ही चीज है भाई, इधर पिन कोई चीज कर लो, चाहे मोबाइल कर लो, चाहे कर लो। पिन वो वाला लैपटॉप होना चाहिए ना, नहीं हो रहा ना लैपटॉप पिन। ये कौन सा चल रहा है जी? वो चल रहा है मोबाइल वाला। मोबाइल पिन किया है तुमने? हाँ लैपटॉप पिन करो ना। बोल रहे थे ना इसलिए करा था अभी। लैपटॉप पिन करो, लैपटॉप कर देते। और क्या वही तो मैं जब से और क्या कह रहा हूँ। मध्य प्रदेश है। नहीं लैपटॉप पिन करो। लैपटॉप पिन करो। डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र पूर्व कुलपति। ये जो टीवी पे दिखा रहा है ये आपको देखना है। हो गया ना लैपटॉप पिन। लैपटॉप पिन कहाँ हुआ? तेरे में तो कहाँ ये हुआ? नहीं है मैडम। साथ ही हमारे बीच हैं मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र, संस्थापक मातृभूमि सेवा मिशन कुरुक्षेत्र हरियाणा। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच है डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग माधव महाविद्यालय ग्वालियर मध्य। अब देखना अब क्या आ रहा है। साथ ही हमारे बीच है वेबिनार संरक्षक के रूप में हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जो पिन कर रहे हैं वो तो नहीं है।
आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो पेन में करिए तो जो जो मैं बोले आमंत्रित करती हूँ श्री करने को मिला रजनी जी को क्या है? आकांक्षा जैन नाम है इनका। आदरणीय श्री राजकुमार जो परसों निकाल दिया सर। निकाल दिए हाँ। अरे म्यूट है यार वो कैसे होगा कौन लैपटॉप म्यूट है ना तो तब बोलेंगे तुम थोड़े पाएंगे आज शिक्षा नई मोबाइल नहीं होगा दिल्ली एवं फिर एको बनेगा सब जगह पे पार्वतीबाई विज्ञान महाविद्यालय से आज विश्व मातृभाषा दिवस को मनाए जाने के पीछे क्या मुख्य कारण है उस विषय के रूप में मैं अपने विश्व मातृभाषा दिवस को मनाए जाने के पीछे ढाका में हुए ऐतिहासिक भाषाई के पीछे ढाका में भाषाई आंदोलन को श्रेय दिया जाता है। 21 फरवरी 1952 को तत्कालीन सरकार के द्वारा भाषाई नीति का विरोध करते हुए युवा छात्र ने उसका प्रदर्शन किया और सरकार ने उन छात्रों के ऊपर मातृभाषा के खिलाफ गोलियों से उनका स्वागत किया अर्थात उनके ऊपर गोलियां चलाई। ढाका के युवा छात्र उस दौरान रुके नहीं, उन्होंने अपना प्रदर्शन जारी रखा। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और बांग्ला भाषा को आधिकारिक रूप से उस दौरान दर्जा दिया। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को ने इस आंदोलन में शहीद हुए युवाओं छात्राओं की स्मृति में 21 फरवरी 1999 को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा और इस प्रकार विश्व मातृभाषा दिवस की शुरुआत हुई और जिसकी स्वीकृति वर्तमान में 2008 से अनवरत रूप से विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में जारी है और उसी के उपलक्ष्य में आज हम सब विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में संकलित हैं, एकत्रित हैं और वही कार्यक्रम का आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और पार्वतीबाई विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से ऐसा कार्यक्रम हम सदैव करते रहते हैं। तो ग्वालियर की इकाई के विभाग से के नाते मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। फेसबुक पे कितना हुआ है? सभी बच्चों का और सभी साथियों सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मेहमान विशिष्ट अतिथि के लिए शिव कुमार जी को म्यूट कर दे। मत कर दो। हाँ कर दे म्यूट। शिव कुमार जी मत कर दे। जो कि माधव महाविद्यालय में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। आपके मार्गदर्शन में अनेक विद्यार्थियों ने शोध कार्य किया है जिससे 21 विद्यार्थियों को उपाधि प्राप्त हो चुकी है। आपको अनेक सामाजिक एवं साहित्यिक संस्थाओं में सम्मानित किया गया है। ग्वालियर विकास समिति साथ ही क्या करें मध्य भारत चालू ऐड कर हमें उद्बोधन के लिए हमारे विशेष अतिथि दोबारा से क्लिक करें शिव कुमार शर्मा जी सर कौन सी बात सर म्यूट है। सर म्यूट कर दो। सर
सर म्यूट है म्यूट है म्यूट बताओ अरे म्यूट है म्यूट सुकुमार जी इसको लिया किसने इसको ब्लॉक कर दो ब्लॉक कर दो सर हाँ सर जी सर टीवी पे बुक करना कितने लोग अक्षय कुमार शर्मा जी हैं लिंग पुरातनहारी ऐसी जो शिक्षा है वह शिक्षा केवल और केवल मातृभाषा में ही हो सकती है। तो अभी आदरणीय राज्यपाल भाई साहब ने मातृभाषा के आयोजन के उस बिंदुओं को रेखांकित किया जिसके माध्यम से यह मातृभाषा दिवस की शुरुआत हुई और मातृभाषा के प्रति इतना अनुराग इतना प्रेम सहज ही हर भारतवासी का हर व्यक्ति के हृदय में होना ही चाहिए। उस समय के पूर्व बांग्लादेश और मैं समझ कि हमारा ही एक हिस्सा बांग्लादेश में यह घटना घटी और पूरे विश्व में मातृभाषा के रूप में एक अपनत्व जगाने का काम किया है। बंगाल प्रदेश से ही चर्चाओं में रहा है, आज भी बंगाल चर्चाओं में है। मातृभाषा सच पूछा जाए तो मातृभाषा नहीं है, वह पूरी संस्कृति है, एक परंपरा है। क्योंकि मातृभाषा हम जब से जन्म लेते हैं माता के आसपास के परिवेश से, माता के हाव भाव से, माता के मुखाकृति से ही हमें उसके प्रसन्न होने अथवा नाराज होने का भाव समझ में आ जाता है। बिना किसी व्याकरण के, बिना किसी वाक्य विन्यास के हम सहज ही उस भाषा से अवगत होते चले जाते हैं। और ऐसी सहज भाषा यदि शिक्षा के रूप में उपयोग में लाई जाए तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उस गुरु ज्ञान को उस अपनी मातृभाषा के माध्यम से सहजता से ग्रहण कर सकता है।
व्यक्ति था और वह अनेक भाषाओं का प्रकांड विद्वान, इतना प्रकांड विद्वान की उसकी मूल भाषा क्या है यह जानना भी कठिन हो जाएगा। किंतु जब ये पता लगाने की बारी आई कि आखिर इसकी मूल भाषा क्या है, तब उस पर अचानक से 75 हो गया प्रहार किया गया, अचानक उस पर कुछ पानी उड़ेल दिया गया और तब वह जिस भाषा में बड़बड़ाया या जो कुछ बोला वही वास्तव में उसकी मूल भाषा थी। अर्थात मातृभाषा में ही व्यक्ति का चिंतन होता है, मनन होता है, वह है हर्ष या विस्मय की स्थिति में मातृभाषा का ही सहारा उसके पास होता है। हम कितना ही कोई अन्य भाषा को बोले, अंग्रेज बोले, लेकिन जैसे ही पेड़ शहर में कांटा चुभेगा तो हमें अपनी मातृभाषा ही याद है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे साहित्यकारों ने भी और हमारे महापुरुषों ने भी मातृभाषा के संदर्भ में अपने वक्तव्य दिए। गांधी जी कहते हैं कि विदेशी भाषा बुरी नहीं, किंतु अपनी भाषा सर्वोपरि है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र तो अनेक दोहों के माध्यम से अपनी भाषा की महत्ता को प्रतिपादित करते हैं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को तू। ऐसी मातृभाषा जिसमें वह सब है, एक पूरी परंपरा है जिसके माध्यम से व्यक्ति का विकास होता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस मातृभाषा को रेखांकित करके इसकी प्राथमिकता को तो सहज ही सिद्ध कर दिया है, क्योंकि मातृभाषा कभी काल क्रम की सीमाओं में नहीं बन सकती, वह कालक्रम से परे है। बल्कि जब तक समाज है, जब तक यह पृथ्वी है, तब तक मातृभाषा का अपना महत्व सदैव सदैव रहेगा। एक और कहानी मेरे को याद आती है मातृभाषा की उस महत्ता को दर्शाने के लिए। एक बच्चा जो पढ़ा लिखा नहीं है, बकरी चराता है और जंगल में अपनी बकरियां चल रही है, वहीं बैठा हुआ है। एक पेड़ पर चिड़िया के घोंसले लटके हुए। आप सभी जानते हैं पूरे प्रसंग को। जब एक अधिकारी की गाड़ी वहां से गुजरती है और अधिकारी का बच्चा उस घोंसले को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करता है, तब उनके जो सहकर्मी हैं, जो गार्ड हैं उनके साथ, वह उस घोंसले को तोड़ने के लिए उस सामान्य ग्रामीण बच्चे से कहते हैं। बच्चा मना कर देता है। उनको लगता है कि बच्चा कदाचित इसलिए मना कर रहा है क्योंकि उसे कुछ लालच चाहिए होगा। वो कहते हैं ऐसे चलो ये तुम्हें 20 रुपए देंगे, लेकिन बच्चा फिर भी मना कर देता है। और जब वह कहते हैं कि आखिर आप क्यों नहीं इस घोंसले को तोड़ते हो, तुम जानते नहीं कि उन अधिकारी को यह घोंसला चाहिए और वो तुम्हें दंड भी दे सकते हैं। तब बच्चा कहता है कि साहब मैं उस घोंसले को कैसे तोड़ दूं, उसमें चिड़िया के बच्चे हैं, और अगर घोंसला तोड़कर आपको दे दूंगा तो उन बच्चों का क्या होगा। और चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई है, वह जब लौटेगी और घोंसला नहीं पाएगी तब उसकी क्या हालत होगी। क्या आपने इस पर विचार किया है? ये सब बातें अधिकारी महोदय भी सुन रहे थे और तब उनको लगा कि क्या सचमुच मैं पढ़ा लिखा हूँ या ये बच्चा पढ़ा लिखा है। तो कई तो बहुत विद्वान थे, बहुत डिग्रियां उन्होंने ली थी, लेकिन उस बच्चे की मातृभाषा में मिले उन संस्कारों के सामने उस अधिकारी ने अपनी हार मानी। उनको लगा कि नहीं, सचमुच ये संस्कार ही प्रमुख है और ये संस्कार केवल और केवल मातृभाषा में ही मिल सकते हैं।
और इसीलिए मित्रों मातृभाषा का महत्व न कभी कम हुआ है और न कभी कम होगा। जहां तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है, उसको सब आप सभी जानते हैं। उनमें किन किन खास बातों को उसमें समाहित किया गया है, यदि हम सब इससे परिचित हैं, क्योंकि अब एक लंबा समय इस पर चर्चाओं के साथ हो चुका है। फिर भी मैं संक्षेप में कुछ बातें करूं। कुल 27 बिंदुओं पर इस शिक्षा नीति में चर्चा हुई है, जिसमें से आरंभ के 10 बिंदु स्कूल शिक्षा को लेकर हैं, अगले 10 उच्च शिक्षा को लेकर हैं और 7 बिंदुओं पर व्यावसायिक शिक्षा की दृष्टि से चिंतन मनन किया गया है। यह शिक्षा नीति एक ऐसा बौद्धिक वातावरण और एक ऐसी वैज्ञानिक सोच विकसित करना चाहती है, जिसमें इस देश की जो युवा पीढ़ी है, देश का भविष्य है, वह भारतीयता के साथ आगे बढ़े। उसकी शिक्षा में, उसकी चिंतन में, उसके व्यवहार में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव सहज ही परिलक्षित हो। इस बात का ध्यान इस शिक्षा नीति में मुख्य रूप से रखा गया है और यही कारण है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राथमिक शिक्षा है, इस प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने के पीछे का जो भाव है वह भी यही है। क्योंकि मातृभाषा अभी की बात जो हुई है, उसमें जब हम ज्ञान को लेंगे तब राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण और समाज के प्रति, बड़ों के प्रति आदर का भाव, ये समस्त बातें सहज ही उसमें समाहित होती चली जाएगी। क्योंकि यह जो शिक्षा नीति है, इसको अनेक विद्वानों ने ऐसा भी कहा है कि ये भारतीय शिक्षा पद्धति की पुनर्स्थापना है। मुझे लगता है कि बात ठीक है, क्योंकि भारतीय शिक्षा पद्धति जो थी, हम आज गुरुकुल की, वैसे गुरुकुलों की परिकल्पना शायद न भी करें आज, वैसे तो गुरुकुल बहुत सारे चल रहे हैं और लगातार गुरुकुल को पसंद भी किया जा रहा है और गुरुकुल शिक्षा का जोर बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूं कि उन गुरुकुलों की और धोती पहने बाल घुटे हुए बच्चे ऐसा न भी हो, तो भी गुरुकुल परंपरा की वह व्यवस्था जिसमें 4 सोपानों के माध्यम से बच्चे को एक संपूर्ण व्यक्तित्व का धारक बना देते थे, जिसमें वह यदि इंजीनियर है तो वह अपनी गाड़ी को ठीक भी कर सकता है, या अपने किसी मशीनरी जिसका वो विशेषज्ञ है उसको केवल ठीक देख ही नहीं सकता, उसको ठीक भी कर सकता है। क्योंकि प्राय जो शिक्षा में हम देखा जा रहा है वो यह है कि एक इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन जब गाड़ी खराब हो जाती है तो उस 8वीं पास बच्चे के पास लेके जाता है कि मिस्त्री के पास के, देखो भाई इसमें क्या प्रॉब्लम। यह जो शिक्षा है, कौशलों का यह जो अभाव है, इसकी प्रतिपूर्ति इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से होगी। इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर अभी देश भर में वेबिनार चल रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास भी इसमें काम कर रहा है। भारतीय मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको यह भी बता दूं कि भारतीय शिक्षण मंडल अनेक वर्षों से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम को बदलने की बात करता था और वह उपलब्धि आज हमें इस शिक्षा नीति के आगमन के साथ प्राप्त हो चुकी है। इस विभाग का नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। अभी भी इसमें संस्कृति का समावेश होना शेष है, क्योंकि शिक्षा और संस्कृति दोनों एक साथ होनी चाहिए। इन दोनों को अलग अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। अभी हमने उस बच्चे की कहानी के माध्यम से यह अनुभव किया कि वह बच्चा बहुत अच्छे वाक्य विन्यास का
और बहुत अच्छे भाषा के अधिकार का भले ही न हो, लेकिन मातृभाषा के माध्यम से उस बच्चे को जो संस्कार मिला था, उससे उसने उस घोंसले में चिड़िया के बच्चों की रक्षा की। तो ज्ञान और जो संस्कार है वही श्रेष्ठ है, जो सचमुच पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो किसी की रक्षा कर पाए, जो किसी के काम आए। ध्वंस का विज्ञान तो किसी मतलब का नहीं है। और ऐसा इसीलिए विज्ञान के संबंध में भी कहा जाता है कि विज्ञान हमारे लिए हितकर भी है और अहितकर भी, अर्थात हम उसका उपयोग किस ढंग से करते हैं। अब बात आती है कि उपयोग आखिर हम करेंगे तो किस भाव से करेंगे, और उस भाव का निर्माण हमारी मातृभाषा करेगी। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति जैसी होगी, हमारा विचार जैसा होगा, वैसा ही हम उस तकनीकी का, उस विज्ञान का उपयोग उसी रूप में करेंगे। यदि हमारा विचार राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति हितकर है, तो निश्चित रूप से हम विज्ञान का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए करेंगे, इस समाज के और विश्व के कल्याण के लिए करेंगे। और यह भारत भूमि तो वैसे भी सर्वे भवन्तु सुखिनः की भूमि है। यहाँ किसी के प्रति कोई भेदभाव है ही नहीं। यह तो वसुधैव कुटुंब है, और कुटुंब में कोई अपना पराया होता ही नहीं है। ऐसे में किसी के प्रति भेद दृष्टि इस देश की, इस भारत भूमि की व्यवस्था में ही नहीं है। तो शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर इस मातृभाषा को समाहित करके यह एक बड़ा काम हुआ है। साथ ही साथ एक त्रिभाषा सूत्र भी इसके अंतर्गत दिया है। मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से मुझे जो लगता है राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। हम अपनी भाषा, एक विदेशी भाषा और इसके अतिरिक्त एक क्षेत्रीय भाषा, क्योंकि यह देश विविध भाषाओं का देश है। और हमारे यहाँ दक्षिण की तरफ से, पूर्व की ओर से भाषा को लेकर लड़ाई होती रही है। और इसीलिए क्यों न हम या तो एक पूर्वोत्तर की कोई भाषा सीखें अथवा तो दक्षिण की कोई भाषा सीखें, और उनको यह अनुभव कराएं कि हम भी आपकी भाषा सीखते हैं, आप भी हिंदी के प्रति सहज रहिए और इस प्रति एक राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाइए। और क्रमशः समय समय एक ऐसा समय आएगा जब हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने में सक्षम हो पाएंगे। तभी मुझे लगता है कि इस शिक्षा नीति का और मातृभाषा के प्रति हमारे अनुराग का वास्तविक प्रतिफल प्राप्त होगा। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना है। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और एक बार पुनः हमारे भारतीय शिक्षा मंडल की जो परंपरा है उसके अनुरूप यही कहना चाहूंगा कि जीवने यावदादानं यात्दानं ततोऽधिकं इत्येषा प्रार्थना अस्माकं भगवन् परिपूर्यताम्। मैडम म्यूट है। मैडम म्यूट करो, अनम्यूट करो। अभी सर स्पष्टीकरण। मैडम म्यूट है। आवाज नहीं आ रही है वंदना जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। अब आएगी, अब आएगी।
विश्व मातृभाषा दिवस को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों की सोच और रचनात्मक क्षमता को बढ़ाकर सीखने की प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाना तथा विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है। इसमें भारतीय संस्कृति की विविधता का उचित समावेश किया गया है। अपने प्राचीन ज्ञान तथा संस्कृति को नई दिशा प्रदान कर विश्व गुरु बनने में नवीन शिक्षा नीति उपयोगी साबित होगी। इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र जी को, और उससे पहले मैं उनके परिचय के लिए डॉक्टर सुनील पाठक जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र के परिचय के बारे में मुझे यहाँ समझाया है। डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र का परिचय एक ऐसे आध्यात्म प्रेत महाराज जी का परिचय है। आप मातृभूमि सेवा मिशन के संस्थापक कुरुक्षेत्र में रहे। आपका पीएचडी समकालीन भारतीय समाज दर्शन में परिवर्तन की समस्या एवं विभिन्न दार्शनिक समाधान, जिस पर श्री दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद एवं महात्मा गांधी के विशेष संदर्भ में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से आपका पीएचडी हुआ। आपका स्नातक प्रयागराज विश्वविद्यालय से 1999 में हुआ। स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से हुआ। आप विभिन्न सामाजिक कार्य के अनुभव प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय स्वयं संघ के माध्यम से अनेक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कार्य किए हैं। आपका गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के विद्यार्थी रहते हुए कुष्ठ रोगियों, उनके बच्चों एवं वनवासी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एवं संस्कार हेतु अशफाकुल्लाह खान संस्कार केंद्र के माध्यम से एकल विद्यालय की स्थापना की आपने, और वन बुजुर्गों के बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करते हुए राष्ट्रीय जीवन मूल्यों का जागरण किया। इसी कालखंड में ऐसे बच्चों और परिवारजनों हेतु निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर के सेवा कार्य किया। और जो मातृभूमि सेवा मिशन की जो स्थापना हरियाणा के कुरुक्षेत्र में केंद्र बनाकर कुष्ठ रोगियों, उनके बच्चों एवं गरीब, असहाय, जरूरतमंद, निराश्रित बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा एवं उनके पुनर्वास हेतु सेवा प्रकल्पों का आप विधिवत संचालन कर रहे हैं। युवा पीढ़ी को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आप समय समय पर विशेष कार्यक्रम संचालित करते हैं। आपके द्वारा कुरुक्षेत्र संदेश ऐसी एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी होता है। जागरण हेतु समर्पित पत्रिका स्वर्णिम पत्र, ये भी आपके द्वारा प्रकाशित होती है। आप जो है मातृभूमि सेवा मिशन जो आध्यात्मिक प्रेस सेवा संस्थान है, उसके अलावा कुरुक्षेत्र संदेश मासिक समाचार पत्रिका, स्वर्णिम पत्र पाक्षिक पत्र, मातृभूमि शिक्षा मंदिर, मातृभूमि ग्लोबल मीडिया डेवलपमेंट एवं रिसर्च फाउंडेशन, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस प्रकार से आप संस्थापक है। उसके जीवन वृत्ति के रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों में आपका प्रवास, सामाजिक संस्थाओं केंद्रों का अध्ययन, भारतीय वेदांत दर्शन का गहन अध्ययन, ऐसे डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र को पाकर के हम धन्य हैं। और आपके द्वारा पूरे देश में और विदेश में यात्राएं की जाती हैं। इसमें मॉरिशस, दुबई, इसमें आपने भारतीय धर्म एवं दर्शन के विषय पर अनेक बार प्रवास एवं सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया है। आपने साथ में ही ग्वालियर से उनका अभी प्रेम है। ग्वालियर में भी आपने एक मातृभूमि सेवा मिशन की इकाई स्थापित की है, जो कि पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत्त श्री अशोक शर्मा जी, जो हमारे महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्र हैं, उनके माध्यम से उनके संयोजन में मातृभूमि सेवा मिशन वर्तमान में यहाँ ग्वालियर में चल रहा है। हम उनको पाकर धन्य हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा अपना उद्बोधन हमारे बीच में।
आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सौरभ आ रही है आवाज आ रही है। भाषा दिवस विश्व मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस वेबिनार आज इसका विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा की प्राथमिकता विषय पर। यह बहुत ही एक अच्छा आयोजन है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लोगों तक पहुंचाने में, इसको समझने में आज इस आयोजन के सारे जो पदाधिकारी हैं, जिन लोगों ने इसके लिए कार्य किया है, उन सबको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री राजकिशोर वाजपेयी जी। कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता है प्रोफेसर ईश्वर मिश्र जी, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी और इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य श्री विजय। जितने इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल के सदस्य हैं, उन सबको अभिनंदन देते से इस कुरुक्षेत्र की धारा से श्रीमद् भगवद गीता की पावन जहाँ जन्म लिया श्रीमद् भगवद गीता ने, उसकी धारा से आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने विषय रखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में और मातृभाषा की प्रासंगिकता के बारे में, मानव जीवन में उसके महत्व के बारे में। वास्तव में जो मातृभाषा है वही हमारी माँ है और वही हमारी मातृभूमि है। जो भी विकास करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, हम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में काम करें और कितनी भी भाषाओं को हम जानें, लेकिन जिस भाषा में हमारा जन्म हुआ है, बचपन में जिस भाषा का वातावरण में हम रहे, वो भाषा हमारे मन में, हमारे हृदय में और हमारे ज्ञान में एक नींव का कार्य करती है। आगे हम जो भी भाषाएं सीखेंगे उसी के अनुवाद से ही दूसरी भाषाओं को समझते और सीखते हैं। इसमें हमारी कितनी विविधता, भाषा कितनी आती है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि भारत जैसे राष्ट्र में हमारा जन्म हुआ है और भारत एक बहुभाषा का देश है, जहाँ क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ हमारे प्रदेशों की अलग अलग भाषाएं हैं और उन भाषाओं का एक स्वर्णिम इतिहास है। उन भाषाओं में लोग हमारी बहुत सारी रचनाएं हुई हैं, गीत हो, लोक साहित्य हो, लोक रचनाएं जिनके माध्यम से लोग कहीं आगे आगे क्षेत्रों में उसको बहुत अधिक प्रकार से जानते हैं, किस पेज पे चलाया है और अपने जीवन में उसको जीते हैं। फेसबुक चल रहा है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तो लिंक पर चल नहीं रहा है। हम सारे लोग लिंक पे चला दिया हिंदी परंपरा में हिंदी की भाषा लोग लाइव है। और जो भी हम अपने जीवन में कार्य करते हैं, जो भी हम अपने जीवन में बनना चाहते हैं, उसमें हमारी मातृभाषा का सर ने किया किस लाइव हमारे देश में भारत में अब्दुल कलाम ने कहा था कि मैं बहुत अच्छा वैज्ञानिक बन पाया, बहुत अच्छा मैं अपने इस देश और मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं कार्य कर पाया। इसका एक कोई सबसे बड़ा कारण था कि मैं विज्ञान और गणित की पढ़ाई हमारी मातृभाषा में की। मैंने अपनी मातृभाषा में विज्ञान और गणित सहित अपने विषयों को पढ़ा, जिसके कारण जो विज्ञान की समझ थी, जो गणित की समझ थी, उसका जो आधार था वो हमारे मन में बहुत अच्छे तरीके से बैठा। आज हम अपने देश को देखते हैं, जो आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, अभी जैसे पहले चर्चा चली, वास्तव में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा को बढ़ावा दिया गया है। और जैसे हमारे प्राचीन काल में ज्ञानार्जन के भाषा का महत्व था, मातृभाषा का महत्व था, वैसे इस महत्व को पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। विज्ञान, गणित, साहित्य, संगीत, ये सारी चीज जो हमारे विषय है, प्रारंभ में भारत को अपनी मातृभाषा में अध्ययन कराएगा और फेसबुक पर भी आपके पाठ्य करना है। उसमें मातृभाषा किस लिंक से ओपन किया तुमने? लिंक से ओपन किया था। मेरा फेसबुक पे जा रहा हूं, आज हम दुनिया के सबसे ज्यादा के पेज पे युवा आबादी का देश हमारा है, लेकिन ये लिंक वहां गलत डाल हमारे दी पूरे देश के हम लोग इवेंट पे डाल दी अंग्रेजी भाषा का पढ़ना हमारे सामने है। हमारे देश का नौजवान हिंदुस्तान से बाहर जाना चाहता है, कार्य करना चाहता है, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहता है, इसलिए लोग सामर्थ्य है, उसका जो समर्पण है वो कहीं न कहीं अंग्रेजी भाषा के प्रति चल रहा है। हर शहर में आज आईएलटीएस के इंजीनियर चल रहे हैं और सब अंग्रेजी भाषा के माध्यम से कहीं न कहीं फेसबुक खुला अंग्रेजी भाषा जो बच्चे जो विद्यार्थी हमारे अंग्रेजी भाषा को नहीं सीख पाते हैं, अंग्रेजी में जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति हमारी है चल रही है। अपने चल रही है।
सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं, अपने ऊर्जा का राष्ट्र और समाज के हमने इवेंट पे कर दिया है, ये डायरेक्ट लाइव चल रहा है। इवेंट पर डाल दिया आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत सरकार ने शुरू किया है और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने में बहुत सारे संगठन एडवांसमेंट लेंगे करके कार्य किया है, वास्तव में बधाई के पात्र है। भारत पिछले सदी का सर्वश्रेष्ठ देश होगा दुनिया का, भारत विश्वगुरु बनेगा और भारत हर प्रकार से विकसित राष्ट्र बनेगा। जिस प्रकार से भारत का अतीत था, जिस प्रकार से भारत का गौरवशाली इतिहास था, वह इतिहास पिछली सदी में पूरे विश्व में समझ आएगा। तो वास्तव में इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो मातृभाषा की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, हमारे देश में एक गाँव का व्यक्ति बहुत अच्छा प्लम्बर का कार्य कर सकता है, बहुत अच्छा यूट्यूब की बिजली का कार्य कर सकता है, ऐसे नाना प्रकार के जो हमारे यहाँ मोटर गाड़ी बनाने का कार्य है वो कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसे विदेशी भाषा अंग्रेजी नहीं आती है या उस अंग्रेजी भाषा में उसकी रुचि नहीं है। इस कारण हमारी प्रतिभा है, ऐसे कितने असंख्य लोग होंगे उनकी प्रतिभा जिनका लाभ हमें अपने देश के विकास में नहीं मिल पाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जो एक मातृभाषा को महत्व दिया गया है, उसके माध्यम से जब हमारे यहाँ पठन पाठन का कार्य होगा, तो हमारे यहाँ विद्यार्थियों को अपनी भाषा में विज्ञान पढ़ाया जाएगा, जब उनको उच्च शिक्षा के सारे माध्यम और सारी सहूलियतें प्रस्तुत की जाएगी, तो निश्चित देश में हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक पैदा होंगे, हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर पैदा होंगे, हमारे देश में अधिक से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले युवा आगे आएंगे। ये हमारा कहीं ना कहीं दुर्भाग्य रहा कि इंडिया कंपनी के माध्यम से हमारा देश गुलाम होता चला गया। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा को हमारी मजबूरी रही होगी या हमारे जो उस समय के नेतृत्व थे उनकी कोई मजबूरी रही होगी, उन्होंने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा को आत्मसात किया। अब निश्चित रूप से बढ़ते तो रहे, पूरी दुनिया में हमारे युवाओं ने अपने बच्चों को लगाया, लेकिन उसका जो लाभ भारत को मिल पाना था लाभ नहीं मिल पाया। जो अंग्रेजी बोलने की सामर्थ्य थी, तो जिसको नहीं आती थी, वो लगता था कि वो जिससे को सब कुछ आता है, जिसके अंदर ज्ञान है, संस्कार है, अपनी परंपराएं है, अपनी संस्कृति है, अपने जो धर्म है, अध्यात्म है, दर्शन है, उसके प्रति उसका समर्पण है, लेकिन उसके साथ अंग्रेजी भाषा नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जो कार्य हुआ है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में तो जो लोगों की ध्येयता थी, जो लोगों को एक अलग दृष्टि से, निम्न दृष्टि से देखा जाता था, वो ऐसा नहीं होगा। और हमारी मातृभाषा और खास करके जो हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, उसका पूरे देश में परचम लहराएगा। तो हमारी भाषा है, जब हम किसी अन्य भाषा में कार्य करते हैं तो बात नहीं है कि जो हमारी मातृभाषा है, हमारी मातृ संस्कृति है, वो केवल बोलने का, कार्य करने का एक आदान प्रदान है। यदि हम कहें कि हम भारतीय कैसे हैं, और सारे लोग अपना पासपोर्ट बनवाते हैं, हमारे पास आधार कार्ड बनता है, पैन कार्ड बनता है, राशन कार्ड बनता है, ऐसे ढेर सारे हमारे व्यवसायी को आने वाले सरकार के निर्देश हैं, उसमें हम लोग अपने को भारतीय लिखते हैं, इंडियन पड़ता है। क्या वास्तव में 70 वास्तव में जब तक हमारे पास मातृ संस्कृति नहीं होती है और उस मातृ संस्कृति और मातृभाषा के प्रति हमारा स्वाभिमान नहीं होता है, हमारा गौरव नहीं होता है, हमारी जीवन और दैनिक संस्कृति भी और नहीं होती है, तब तक हमारे पूर्ण व्यक्तित्व का विस्तार नहीं होता है, तब तक हम आगे रहेंगे। तो लिखने मात्र से हम देश के नागरिक नहीं हो जाएंगे। जो हमारी जीवन मूल्य है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी विश्व परंपरा है, जब वो व्यवहार और आचार में हमारे जीवन में आती है, तो हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व निखर जाता है। भारत दुनिया का सबसे प्राचीन राष्ट्र है और भारत के माध्यम से पूरी दुनिया को ज्ञान और विज्ञान प्राप्त होना है। आज जो वर्तमान भारत है, कौन सा वाला है? वो एक छोटा भारत है, लेकिन हमारी सीमाएं अन्य देशों तक, इंडोनेशिया से लेके आज भी छोटे हमारे पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर भारत था, वहाँ पर भारत की संस्कृति, भारत का धर्म था, दर्शन था। आज बहुत सारे पुरातत्व के माध्यम से, बहुत सारी उनकी पांडुलिपियों के माध्यम से, बहुत सारे उनके साहित्य के माध्यम से हमें पता चलता है कि वो हमारा सारा फैलाव था। हमें पूरी दुनिया को ज्ञान और संदेश दिया, सुन की तरह हम लोगों ने ज्ञान का दीपक पूरे देश में फैलाया, लेकिन कालांतर में हमारा देश सिकुड़ता चला गया।
लेकिन इस देश की रक्षा के लिए समय समय पर हमारे देश के संत महात्मा क्रांतिकारी पैदा हुए, जिन्होंने इस देश की संस्कृति को अटूट बनाए रखने के लिए उन सब में आगामी का नाम आता है, तो सबसे प्रमुखता में आचार्य शंकर का नाम आता है। उनकी मातृ संस्कृति के प्रति एक समर्पण रहा होगा। उन्होंने जो चारों दिशाओं में अपनी संस्कृति सबके लिए जो सुरक्षा का एक चक्र बांधा, चारों उन्होंने नीतियां स्थापित की। भारत का 1947 में जो विभाजन हुआ, उसके पहले और दूसरे विभाजन हुए, आज भी उनकी कितनी बड़ी दूरदृष्टि रही होगी। तो चारों चीज हमारे वर्तमान काल में इस संस्कृति के लिए लोगों ने कितना बड़ा बड़ा कार्य किया और मातृभाषा का बल दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय ऐसे कितने लोगों ने भारत की संस्कृति न मिटे, भारत की भाषा न मिटे और लोगों को अपने मातृभाषा पे गौरव हो, मातृ संस्कृति पे गौरव हो, उसके लिए लोगों ने बहुत सारे कार्य किए। आज का जो समय है वो तकनीकी का समय है, वो विज्ञान का समय है। हम सारे लोग आज विज्ञान के माध्यम से अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में मेरा अपना मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के माध्यम से जिस प्रकार से मातृभाषा का महत्व दिया गया है, उसका वर्णन दिया गया है, और आने वाले 5-4 सालों में 10 सालों में इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे देश में दिखाई देगा, तो हम लोग और अधिक कार्य कर सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जो कार्य हुआ है। लेकिन हम आप अकेले जो लोग हैं, हम लोगों का भी अपनी मातृभाषा, अपनी मातृ संस्कृति, अपने धर्म के प्रति हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। यदि हम उस अपने दायित्व को नहीं पूरा करेंगे तो हम उस ऋण से अपने नहीं कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमें हमारे लिए बहुत सारे लोगों ने कार्य किया। तो आज इस तकनीकी के माध्यम से हम अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सकते हैं। जैसा भी पूर्व में चर्चा चली, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी अपनी मातृभाषा के लिए उसको बहुत ज्यादा बड़ी उपमा दी। जिसके पास अपना मातृभाषा है, जिसके पास अपना मातृ संस्कृति है, उसके पास मातृ गौरव है, उसके पास बहुत बड़ा आत्मबल है, वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। कुछ भी उसका जो संकल्प होगा वो पूरा हो जाएगा। लेकिन जब हमारे पास ये नहीं है, उसके अंदर एक बड़ा अभाव है। आज भी नासा से लेकर के दुनिया के जितने बड़े संस्थान हैं, उसमें हमारे देश के युवा काम करते हैं, हमारे देश के लोग काम करते हैं। लेकिन जब उनके साथ अपनी मातृभाषा के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति, अपने देश के प्रति जो उनका स्वाभिमान है, जो उनका समर्पण है, ये जो उससे जुड़े रहते हैं, उनके कार्य में और उनका जो कार्य क्षेत्र में उनको जो विकास करना है, वो और अधिक कार्य कर पाते हैं। आज जिस प्रकार से भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से समस्त पाठ्यक्रम को, सारी शिक्षाओं को एक नया स्वरूप देने का कार्य किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। और एक बीड़ा है, एक वो शुरुआत है एक दिव्य भारत बनने का, एक भव्य भारत बनने का। जो कहा जाता था भारत बंद कर दी, विश्वगुरु था। फीडबैक लिंक बनानी है, फीडबैक के लिए बनानी है। फीडबैक बना दो सौरभ, फीडबैक बना दो। सर को जो पता मैं क्या डिटेल डालनी है, क्या डिटेल डालना पड़ेगा ना। और मत पूछ लो, बस वो लिख के भेजना, 4 शब्द क्या लिखना है। लास्ट टाइम बनाई थी, स्टार रेटिंग कर दो उसकी, बस 2-3 दिन कर दो। लास्ट टाइम क्या ठीक लगा, मत पूछ लो और सुझाव पूछ लो, तीसरा रेटिंग करा दो। तो जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जाता था, तो वहाँ हर घर के बाहर एक पेड़ होता था, हर घर में रामायण थी, हर घर में गीता थी। और उनकी ज्यादा लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश से, बिहार से, अन्य क्षेत्रों से ज्यादा लोग गए। उस समय जब डिबिटिया मजदूर के रूप में गए, तो उनकी जो भाषा का आधार था वो भोजपुरी भाषा थी। मैंने उनकी उस समय वर्तमान के महामहिम राष्ट्रपति सर श्री जगन्नाथ जी से वार्ता हुई, कई बार उनसे वार्ता हुई। तो हमने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ बंधुआ मजदूर के रूप में आए और आपने यहाँ बहुत कष्ट का, जो यहाँ फ्रेंच गवर्नमेंट थी उसका बड़ा कष्ट सहा। तो आपकी संस्कृति, आपका धर्म मिटाने के लिए उन्होंने हर सारे कार्य किए और आप लोगों को बहुत प्रकार से सताया गया। उन्होंने बताया, वहाँ के हमने नीतियों को देखा, वहाँ चीजें दर्शाई गई थी कि पहाड़ी पर एक काफी था उस समय और लोगों को वहाँ भेज दिया जाता था, जिन लोगों को रोटियां नहीं मिलती थी। नाना प्रकार की जो भी मानवीय कष्ट समझे जा सकते हैं, वो सारे कष्ट उनको दिए जाते थे। लेकिन उन लोगों ने अपना संघर्ष जारी रखा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और
72 के लगभग जो है 1968 मुझे बुद्धि के यहाँ पे लगभग 12 मार्च को उनका देश आजादी। मैंने उनसे पूछा कि इस आज़ादी के पीछे आपके जो इस देश के सबसे बड़े नायक थे सर शिवसागर गुलाम, उन्होंने कार्य किया। आप लोगों को हिम्मत कहाँ से मिली कि आप दूसरे देश में आए, यहाँ से उन लोगों का पलायन हुआ और आप लोगों ने एकजुट करके यहाँ पे अपने देश को जो है एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया और उसका नेतृत्व आप लोगों ने किया। आपका अस्तित्व नहीं था, आपको मजबूर थे, आपको कोई साधन नहीं थे, आप अपनी प्रतिभाओं को ज्यादा से ज्यादा उनको अपनी बढ़ा नहीं सकते थे। तो मुझे बड़ा गर्व है जब उन्होंने अपना उत्तर दिया। उन्होंने कहा हम लोग आए, हमारी 3 पीढ़ियाँ यहाँ खप गई, हम लोगों ने सारे कष्ट सहे, लेकिन हमने अपनी मातृभाषा नहीं छोड़ी, अपनी मातृ संस्कृति नहीं छोड़ी। हम एक लघु भारत के रूप में अपने रामायण को, अपने गीता को हम प्रेम करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं और भारत को हम अपना एक मातृभूमि का दर्जा देते हैं। निश्चित रूप से हम भारत से समूह 5,000 किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन हमारी सांसें, हमारे स्वभाव, हमारा समर्पण, हमारी निष्ठा भारत की संस्कृति के साथ है, भारत के साथ है। और हमें गर्व है कि हमारी पूर्वज भारतीय जो हमारी संस्कृति और मातृभाषा की जो तथ्य थे उसको हमने मिटते रह दिया, इसके लिए हम लोगों ने सारी कुर्बानी सही और जिसका कारण आज भी वहाँ 60% से ज्यादा हिंदू मान्यता के लोग हैं। लेकिन आज भी वहाँ पे हर गांव में राम मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, आर्य समाज के मंदिर है और ऐसे नाना प्रकार के जो है संस्कृति के संवाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं। वो कार्य कर रहे हैं। वहाँ की संसद ने पूर्ण बहुमत से रामायण सेंटर स्थापित किया और उसके लिए भारत सरकार ने उनको हर प्रकार का सहयोग दिया। आज रामायण सेंटर एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में वहाँ विख्यात है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो लोग विमुखिया मजदूर के रूप में एक असाधारण स्थिति में यहाँ से लोग गए, जिन्होंने अपनी मातृभाषा नहीं छोड़ा, मातृ संस्कृति नहीं छोड़ी, उन्होंने इस देश और समाज के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य किया। तो आज जो विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा की प्राथमिकता, वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से मातृभाषा के लिए जो अवधारणा प्रस्तुत की गई है वो एक नए भारत का निर्माण करेगा। एक ऐसे भारत का निर्माण करेगा जहाँ के युवा, जहाँ के विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को निखार करेंगे, अपनी प्रतिभा को 100% कार्य कर पाएंगे। जब इस देश के युवाओं की संपूर्ण प्रतिभा का लाभ हमारे देश को मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा देश अपने आप खड़ा हो जाएगा। हमारा देश अपने आप जो है वो पूरी दुनिया उसको देखने के लिए मजबूर होगी। उसका जो अतीत था, आज भी जो अपना इतिहास पढ़ते हैं, अपने महापुरुषों को पढ़ते हैं तो हमारा जो रक्त है वो गर्म हो जाता है, हमें करने की भावना प्रेरित करती है। यदि हम आचार्य संगत की जीवनी पढ़ेंगे, हम स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ेंगे तो आज का भी जो युवा है वो कुछ करने की, कुछ समाज के लिए करने की वो ठान लेता है, उसके मन में कुछ न कुछ बैठ जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के माध्यम से संपूर्ण से केवल मातृभाषा नहीं और भी जो सारे हमारे उच्च शिक्षा, सामान्य शिक्षा के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो आने वाले समय में भारत का जो इतिहास है वो पूरी दुनिया के लिए अक्षरों में लिखा जाएगा। और हर जगह रहे भारत की संस्कृति है, भारत के लोग हैं, भारत की युवा पीढ़ी के जो लोग हैं अपनी संस्कृति का परचम लहरा रहे हैं। तो आज हमारे पास काम करने का सबसे ज्यादा जो है संसाधन है, सबसे ज्यादा क्षेत्र है और तकनीकी के माध्यम से ज्यादा कार्य कर सकते हैं। तो इन सारे माध्यम से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो एक ऐसे भारत का निर्माण करेगी जो उसका जो खोया हुआ अतीत है, उसका जो प्राचीन है वो पूरी दुनिया को उससे अवगत कराएगी और भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। और उसका आधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनेगी, उसका आधार मातृभाषा बनेगी, उसका आधार मातृ संस्कृति बनेगी। तो शिक्षा संस्कृति उपन्यास में दिल्ली के द्वारा मध्य प्रांत और पार्वती गोखले विज्ञान महाविद्यालय ग्वालियर के माध्यम से आज जो निर्माण रखा गया है। इससे निश्चित ही एक जो आज की जो चर्चा है, हमारे बाद भी कुछ वक्ता बोलेंगे। वास्तव में आज इसकी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक चर्चा हमारी बहुत दूर तक जाएगी और आज से हम सारे लोगों का अपने अकेले में हम सबका दायित्व है जो अपने राष्ट्र और समाज के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए हम लोग कार्य करें। हमारा एक परिवार है, उसमें 2, 4, 6, 10 लोग रहते हैं। हम लोग कोशिश करें कि जो भी हमारी मातृभाषा है, हम सारे लोग जब घर में इकट्ठे होते हैं तो अपनी मातृभाषा में बात करें। अब अपनी जो पत्र लेखन और छोटे मोटे कार्य हैं, आज सोशल मीडिया का हमारे पर्व है, हमारे जो अन्य प्रकार के हमारे जो कार्यक्रम है, हमारी शादी आदि जो हमारे कार्य छपते हैं, यदि वो हमारे वो पत्र हिंदी भाषा में छपे,
हम अपनी हिंदी, अपनी संस्कृति, और अपनी संस्कृत भाषा को हम लोग महत्व दें। लेकिन छोटे छोटे हमारे योगदान है, तो छोटी छोटी हमारी पहल है, वो सारी मिल करके एक बड़ा कार्य करेगी। और जब हम सारे लोग मिल करके काम करेंगे तभी वो एक अखंड भारत का निर्माण होगा, विश्व गुरु भारत का निर्माण होगा और दुनिया के सबसे सशक्त राष्ट्र भारत का निर्माण होगा। इस सब में इस सब बिना हमारे आपके सहयोग के नहीं हो सकता है, केवल सरकार के द्वारा नहीं हो सकता है। तो अपने हमारे हमें भी अपने दायित्व की आहुति डालनी पड़ेगी। इससे श्रेष्ठ भारत का, एक भारत और श्रेष्ठ भारत का निर्माण होगा। हमारे आगे भी कुछ हमारे आगे जी आगे सभी लोगों को बोलना है। मैं पुनः आयोजक मंडल को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। डॉक्टर सुनील पाठक जी विधा से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ऐसे ही आयोजन होते रहे। मैं पुनः जय भारत, जय म्यूट कर दो, म्यूट। धन्यवाद आदरणीय प्रभावी एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए। आपने मातृभाषा के महत्व की बड़ी सुंदर शब्दों में व्याख्या की, साथ ही हमारी संस्कृति में मातृभाषा को स्पष्ट किया। मातृभाषा जहाँ अभिव्यक्ति का माध्यम है, वही भारतीय संस्कृति की संवाहक भी है। इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ वेबिनार में मुख्य के रूप में उपस्थित देश के मूलधर्म चिंतक एवं विचारक डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र जी को, और उनके परिचय के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर स्वाति पेंडसे जी। डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र जी के परिचय हेतु मैं यहाँ उपस्थित हूँ। बोला ही नहीं हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध हस्ताक्षर लेखन के अलावा अनुवाद संपादन कार्य से भी जुड़े की लिखित एवं संपादित अनेक पुस्तकें प्रकाशित। 5 दशकों के शैक्षिक एवं अकादमिक जीवन में गोरखपुर, इलाहाबाद, भोपाल तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापन के बाद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए। समाज, शिक्षा, संस्कृति, भाषा और साहित्य से जुड़े प्रश्नों पर पत्र पत्रिकाओं में वे नियमित लेखन करते रहे और आज भी कर रहे हैं। अपने शैक्षिक, अकादमिक, सांस्कृतिक यात्राक्रम में लेखक ने अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, इंग्लैंड समेत अनेक अन्य देशों की यात्राएं की तथा अनेक विदेशी विश्वविद्यालय संस्थानों में वे फेलो भी रहे। अनेक संस्था सम्मेलन आदि के सम्मानित सदस्य भी रहे। लेखक की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं होने और न होने का सच, हिंदी भाषा और समाज, हिरना समझी बूझी पर चलना, भारत में शिक्षा, चुनौतियां और अपेक्षाएं। श्री मिश्र को अनेक सम्मान एवं पुरस्कार भी मिले। सेवानिवृत्ति के पश्चात संप्रति स्वतंत्र रूप से लेखन तथा शोध कार्य कर रहे हैं। मैं डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना उद्बोधन डॉक्टर गिरीश्वर वॉइस करो उसके सौरभ, आवाज कैसे के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज की गोष्ठी में हमारे सभी उपस्थित मित्रगण जो कि भाषा में रुचि रखते हैं, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आप सबके बीच अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ कि देश के मध्य भाग में भाषा को लेकर जिस चिंता का उन्मेष और प्रकाशन
इस रूप में हो रहा है वह उल्लेखनीय घटना है। देखो इस लिस्ट में सराय भी नहीं है। इस आयोजन से जुड़ने का उपक्रम जब शुरू हुआ तो सुरेश हिंदुस्तानी जी, विजय गुप्त जी, सभी मित्रों ने यह एक उपक्रम बनाया कि देखा जाए हम कहाँ खड़े हैं, हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बड़े अच्छे ढंग से मातृभाषा के और जीवन में उसकी जो उपस्थिति है उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया था। संक्षेप में ही सही से पूरे शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में भी रखने की कोशिश की गई। मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने विषय का बहुत अच्छी तरह प्रतिपादन और प्रवर्तन का कार्य संपन्न किया। जो समय उपलब्ध है 10-15 मिनट का, उसमें मैं कुछ मुख्य बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। भाषा प्रतीकों के रूप में हमारे लिए एक मानव निर्मित ऐसी व्यवस्था मौजूद रहती है और है जो हमारी दुनिया बदल देती है। हमारे व्यवहार का आधार एक भौतिक या कंक्रीट जिसे कहते हैं उससे बढ़ा करके प्रतीक के स्तर पर आप तमाम सारे शब्दों से छोटी बड़ी वस्तुओं, घटनाओं, सब चीज को व्यक्त कर और एक दूसरे तक अपने आशय और कॉलेज में काम कर रहा है बड़ी सुविधा के साथ। लेकिन उस गरीब को देखिए जिसके पॉकेट में एक दवा का डब्बा है या दवा की शीशी है और वह जानता ही नहीं कि इसका नाम क्या है, कि वो अंग्रेजी में की जुगाड़ तो हो जाएगी। और वह शराब में आता है तो बैग में चाहिए क्या अभी चाहिए? अभी चाहिए बैग में चाहिए? आप पढ़े लिखे हैं, शब्द आपके पास है अभी की चाहिए और आप कहते हैं कि हमको फलां दवा चाहिए और वह आप प्राप्त कर लेते हैं। आपको जब आप अपनी भाषा को उपयोग करते हैं तेरे को लग रही है तो भाषा भार रहती है और न कार्य भार रहता है। आप दोनों चीजें आसानी से ठीक है। मित्रों या देश का दुर्भाग्य रहा कि उसको उसकी भाषा से ही महरूम कर दिया, ठीक है, उसको गूंगा बना राष्ट्रभाषा करनी पड़ेगी और इसका बहुत करवाना ही पड़ेगा पूरा जनता की प्रजातंत्र लोकतंत्र की प्रक्रियाओं नागरिक जीवन में जो भूमिका हो सकती है की तो करनी पड़ेगी एडमिशन लेके। बड़ी दुश्वारियां जो साहित्य एग्जाम वगैरह का प्रेमी हैं उनको एक बड़ी चर्चित पुस्तक जिसका नाम है राग दरबारी, जो श्रीलाल शुक्ल ने एक उपन्यास लिखा था जो गांव की स्थिति पर है। तो उसमें एक आदमी है जो कि झगड़ा है और कई वर्ष तक वह जा करके एक कागज की नकल पाने के लिए और कैसे कैसे उसको लोग परेशान करते उसका जीवन है दूभर हो जाता है। आप पाएंगे कि आज भी भारत में न्याय की प्रक्रिया में नीति का बोलबाला है उच्च और उच्च तम न्यायालय के स्तर पर। निचले स्तर पर तो सामान्य भाषाएं, अन्य भाषाएं लोग में आने लगी। कहने का हमारा आशय यह है चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र और चाहे नौकरी का क्षेत्र, हर जगह एक अन्य भाषा अपना दिलचस्प स्थापित की है और उसके द्वारा पूरे समाज में
एक तरह की ऊंची नीची हायरार्की बना दी गई। एक है जो शासक है, सरकार है जो शासन करने वाला है, और दूसरी प्रजा है, शासित है। अभी भी प्रजातंत्र वाली प्रजा नहीं। अगर उसको आप शक्ति देना चाहते हैं, यदि जीवन देना चाहते हैं, उसे सक्रिय करना चाहते हैं, उसको मनुष्य के रूप में जीने का पूरा अधिकार देना चाहते हैं, तो उसकी मातृभाषा में आपको वे सारे कार्य करने का अवसर देना होगा। लंबी लड़ाई है। यह बड़ा दुखद प्रश्न है कि जो प्रक्रिया स्वतंत्रता मिलने के पहले चल रही थी वह ज्यों की त्यों काबिज रही, कोई परिवर्तन नहीं। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों ने जैसी बना दी उसी तरह से हमने ग्रहण कर ली। थोड़ी बहुत काट छांट के साथ हम उसको चलाते रहे और उसका परिणाम हमारे सामने है। हमारे दिमाग के दो भाग होंगे, अंग्रेजी में ज्ञान होगा और यही नहीं, अवसरों के ऊपर ताले लगे हुए, उनकी कुंजी अंग्रेजी है। अगर आपके हाथ में वह कुंजी है तो ताला खुले। ऐसा भेदभाव भाषा के जो भारत में घटित है वह दुर्लभ। चीन जो है, चीनी में अपनी पढ़ाई लिखाई करके चाप पर पहुंच गया। जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे फ्रांस हो, सभी देश अपनी भाषा विचार करने की सामर्थ्य रखते हैं और उसमें वह करते हैं और उसमें करने में कोई शर्म नहीं लगती। हमारे यहाँ औपनिवेशिक अस्तित्व जो देश का बना, उसमें हम लोगों का माथा बदल दिया और कहीं कहीं एक ऐसी अंग्रेजी के साथ एक श्रेष्ठता का भाव जुड़ गया कि उसी में अभिव्यक्ति होती है, उसी में विद्वत्ता होती है और उसी में सब कुछ हो सकता है। और हमने यह प्रयास ही नहीं किया ज्ञान विज्ञान को अन्य भाषाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। और ये एक प्रकार का भार बना रहा है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, हिंदू क्षेत्र का मैं तो स्वयं विद्यार्थी हूँ और मैं अनुभव करता हूँ कि अंग्रेजी में पढ़ो, फिर उसको हिंदी में समझो, हिंदी में समझो, फिर उसको अंग्रेजी में बात करो, तो हमारा सारा कार्य तो केवल इसी एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद का ही रह जाता है। क्षमा करिएगा, इसीलिए हमारा बहुत सारा जो शोध कार्य हुआ है और हो रहा है वह नकली है, दोयम दर्जे का है, वह उस श्रेष्ठता को नहीं प्राप्त कर पा रहा है जो अन्यत्र है। या मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूपीएससी कह रहा है और सब लोग हृदय पर हाथ कि हमारी मानसिकता अनुवाद जो सृजनात्मक दृष्टि से कार्य होंगे, जो मौलिक दृष्टि से कार्य होंगे, वह कहीं पिछड़ गए, क्योंकि हमारे जीवन की भाषा दूसरी है और ज्ञान की भाषा। तो ये दो तरह का भार हम अपने ऊपर हो रहे हैं। ये भारत को लड़के मान से लड़के का अभ्यास कर रहे हैं, तो यह अनुवाद ही वह सीखता है, न सेव का स्वाद एक प्रकार की विचित्र मानसिकता में हम और ये हमने चुना। तो एग्जाम में भी तो लिखेंगे। यह साहस आज तक नहीं हुआ शिक्षा का आधार बनाए। और दुख तो यह है कि मैं 70 वर्ष का हो रहा हूँ, मेरी जो आरंभिक शिक्षा थी उसमें विद्यालय में हाई स्कूल तक 12वीं तक सारे विषय पढ़ाने की भाषा तो हिंदी थी और अंग्रेजी एक विषय के रूप में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ी। कोई बड़ी अच्छी गति नहीं, लेकिन जब एक भाषा आ गई तो जब हमें बाद में चल करके अंग्रेजी में किसी विषय को पढ़ना हुआ तो भाषा के रूप में हम अंग्रेजी को सीख लिए और उसका उपयोग हमने किया और कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बहुत खराब है। और अंग्रेजी में
वक्तव्य भी दे रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, तो अंग्रेजी का एक प्रकार का जो वर्चस्व है और जो गुलामी है, वह जाने कितने लोगों के समय को, धन को, श्रम को नष्ट कर रहा है, पीढ़ियों का पिछड़ गया भारत। मैं समझता हूँ यह एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। वो दायित्व किसके ऊपर है? शिक्षाविद, सरकार, सब लोग हाथ बंद करते हैं और हर जगह यही हो रहा है। आप थोड़ा सा गौर करिए, रिसर्च करते हैं कि आप शोध करते हैं तो अपना जिसे डेटा करते हैं वह तो हिंदी में कलेक्ट करेंगे, फिर उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे और कुछ का कुछ बना करके लिखेंगे। और क्या होता है, मैं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था कि मातृभाषा की उपेक्षा करना ज्ञान को समृद्ध करने की दृष्टि से, मौलिकता की दृष्टि से, सृजनात्मकता की दृष्टि से बड़ा ही खतरनाक है। और यह खेल हम लोग खेलते रहे हैं बिना यह विचार किए लाभ क्या है, हानि क्या है। कुछ लोग हैं बहुत थोड़े से जो कुछ अच्छा इसमें कर पाते हैं, बस दुहरी मानसिकता के चलते, और वह एक और संकट से जूझ रहे हैं। अंग्रेजी को महत्व देने के कारण अंग्रेजी की मानसिकता भी आ रही है, अंग्रेजी की संस्कृति भी आ रही है, और अपनी भाषा का उपयोग न करने के कारण उस भाषा का अर्थ भी बड़ा गड़बड़ होता जा रहा है। बढ़िया हिंदी, अच्छी हिंदी की जगह और इंग्लिश का प्रयोग बोलने में कहीं कहीं आप अंग्रेजी के शब्द अनावश्यक रूप से ठूस करके आप हम लोग बच्चों को बताते हैं, छोटे बच्चों को तुम अंग्रेजी में बोलो तो तुम्हारा सम्मानजनक जीवन होगा भविष्य। तो फिंगर ठीक से रखो, हमारे लेग पर जो है वो हुआ को। अब जानिए क्या बात होगा, हम घरों में लोग जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, जिस संस्कृति का निर्माण हो रहा है, वह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अंग्रेजी विद्यालय जहाँ अंग्रेजी माध्यम से प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा दी जा रही है, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों से मैंने बात की और उनका यह विचार है कि अंग्रेजी में जो पढ़ा रहे हैं वो इतना अच्छी तरह से समझ न तो अध्यापक क्या रहा है और न विद्यार्थी। लेकिन यह जो रिचुअल का है, जो अनुष्ठान का है, जो आत्मसात करने की प्रवृत्ति है, ज्ञान के साथ एकाकार होने की प्रवृत्ति है, वह अपनी भाषा नहीं हो सकती। मित्रों, यह हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। गाड़ी किसी तरह चल रही है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा, और हमारे पास यह एक बड़े भारी मुद्दे के रूप में खड़ा है। भाषा को लेकर के तमाम तरह की राजनीति भी सामने। मित्रों, नई शिक्षा नीति का जो मसौदा हमारे सामने रखा हुआ है, बड़ा स्पष्ट रूप से कहता है कि हमारी शिक्षा भारत केंद्रित होगी, हमारी शिक्षा ज्ञान केंद्रित होगी। ज्ञान तो भारत के जीवन का मूल आधार रहा है। मुक्त करने वाली जो चीज है वह है विद्या, और उस विद्या के प्रति जो चिंतन भारत में है वैसा बहुत कम मिलेगा। आप खोजिएगा ऋग्वेद से लेकर के निरंतर यह चिंता ज्ञान किस प्रकार का होना चाहिए, जो आपको भौतिक, व्यावहारिक, पारमार्थिक हर तरह से धर्म का अर्थ है अभ्युदय भी हो और निश्रेयस भी। तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो सत्यम, शिवम, सुंदरम तीनों की सिद्धि कर सके। मित्रों,
यह तभी होगा जब हम अपने में उपस्थित, जब अपने में उपस्थित रहते हैं तो उसका नाम होता है स्वस्थ। जो स्व में स्थित हो तो मानसिक रूप से भी हम अस्वस्थ हो गए, शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ। तो अगर स्वस्थ होना है तो हमको सभी मात्र मैं समझता हूँ कि विद्यालय और भाषा दोनों में अगर निकटता है तो सीखने का कार्य सहज हो और वह भी आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर सके। हमारी कठिनाई यही है कि बच्चा कह देता है कि पिताजी आप कुछ जानते होंगे नहीं, क्योंकि हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी में उल्टा सीधा जो समझ में आता है और रटता है। हमारी पढ़ाई रटने के ऊपर और रट करके परीक्षा में बोलने के ऊपर अधिक जोर देती है, न कि सृजनात्मक सोचने पर, विचार की दृष्टि से आगे बढ़ने पर। तो यदि हम एक समर्थ राष्ट्र को सोचते हैं, वह राष्ट्र जिसमें ज्ञान के अभिवृद्धि हो, उसके लिए आवश्यक होगा मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। बिना इसके कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। देश आत्मनिर्भर, देश के रहने वाले आत्मनिर्भर, बेड़ियों में चकड़े, मानसिक बेड़ियां अगर नहीं तोड़ेंगे तो शायद कोई कदर हमारे नहीं उपस्थित होगा। नई शिक्षा नीति यह उल्लेख करती है कि हमारे लिए कम से कम आरंभिक वर्षों में जो शिक्षा का माध्यम हो वह मातृभाषा, इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन और कल्याणकारी परिवर्तन करने वाला उपाय होगा। और कहा तो यह भी गया है कि यथासंभव पढ़ाई के हर स्तर पर मातृभाषा, समाज और विद्यालय, शिक्षा और संस्कृति, ये तभी साथ चल पाएंगे जब हम अपनी भाषा में, अपनी भाषा का उपयोग। मैं यह नहीं कहता कि अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़नी चाहिए, जर्मन नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन जब एक भाषा पर आपका पूरा नियंत्रण आ जाता है तो आप आसानी से दूसरी भाषा का सीखना का जो कार्य है वह संपन्न कर सकता है। लाइब्रेरी की भाषा होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, एक विषय के रूप में अंग्रेजी, लेकिन शिक्षा का जो मुख्य माध्यम है वह मातृभाषा ही होनी चाहिए। मैं समझता हूँ यह पूरे देश में सभी लोग अनुभव कर रहे हैं, लेकिन एक चित्र हमारे सामने आता है कि बाजार में, नौकरी में जो माध्यम है, जो उसका रास्ता है, वह अंग्रेजी की गली से गली क्यों का है, अंग्रेजी तो राजमार्ग है, उसी से हो करके यह भ्रम टूटना चाहिए। हमको गंभीरता से इस पर विचार करनी चाहिए। भारतीयता अगर सुरक्षित रखनी है तो हमको अपनी भाषा से निकटता रखनी है। रहीम, इन सबकी जो ध्वनियाँ हैं, इनकी जो आवाज़ें हैं, इनमें जो कुछ रचा बसा हुआ है वह क्या आप पढ़ करके पा सकते हैं? कालिदास ने जो लिखा है क्या आप अंग्रेजी में पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आप अंग्रेजी को लाभ दीजिए और इन सब चीजों से मुक्त कर लीजिए। कल्पना करिए उस भारत का जहाँ पर इन सारी चीजों से व्यक्ति पूरी तरह अपरिचित, वो भारत था। मित्रों, संस्कृति की दृष्टि से, ज्ञान को समृद्ध करने की दृष्टि से, दक्षता पाने की दृष्टि से यदि आप अपनी भाषा का उपयोग करते हैं तो आपका सर ऊपर उठेगा। और मैं नहीं समझता कि जब जापान के या चीन के या फ्रांस के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भारत आते हैं और अपनी भाषा में बोलते हैं तो उनका सर नीचा। मित्रों, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति होगी। इन शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ। कम से कम विचार के लिए आपने यह प्रश्न उठाया। मातृभाषा को महत्व देकर के नई शिक्षा नीति में एक अवसरों का पुंज हमारे सामने रखा है।
आवश्यकता है कि हम उसके लिए तत्पर हों, तैयार हों, और हमारे मन में जो भ्रम है, जो दुराग्रह है, वह दूर होना चाहिए। तो सरकार को भी इसको आपको विचार करना पड़ेगा कि जिन मुद्दों पर आप अपनी भाषाओं को पीछे ढकेलते हैं और अंग्रेजी को आगे बढ़ाते हैं, यह भेदभाव क्यों हो रहा है? यह बहुत गंभीर प्रश्न है और इस पर हमको जिम्मेदार ढंग से काम करना पड़ेगा। भारत को सशक्त बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए और प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए आवश्यक होगा कि हम अपनी भाषाओं पर ध्यान दें और ज्ञान के माध्यम के रूप में, शिक्षा के माध्यम के रूप में उसका उपयोग करें। जय भारत, जय हिंद। आप सबको पुनः धन्यवाद। करवा दिया वो। हाँ ओपन है। कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा के बिना उन्नति नहीं कर सकता और बिना मातृभाषा के व्यक्ति का, समाज का और राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। आपने अपने उद्बोधन द्वारा स्पष्ट किया कि भारतीयता को सुरक्षित रखने के लिए मातृभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ अब मैं वेबिनार में अध्यक्ष के रूप में उपस्थित श्री राजकिशोर वाजपेयी जी के परिचय के लिए डॉक्टर कमल कुमार जैन जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। महाविद्यालय और शिक्षा संस्कृति विज्ञान न्यास के संयुक्त तत्वाधान में सेमिनार में जो अगले वक्ता के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं वह श्री राजकिशोर वाजपेयी जी। आप रायपुर साइंस कॉलेज में सह प्राध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। आपने MSc मिलिट्री साइंस एवं MA 2 विषय में इतिहास एवं समाजशास्त्र से किया है। आप भारतीय स्टेट बैंक में भी सेवाएं दी हैं। आप लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित होकर सहकारिता विभाग में आप संयुक्त आयुक्त के पद पर कार्य किया है। वर्तमान में आप प्रज्ञा प्रवाह मध्य भारत प्रांत के सह के रूप में दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं एवं मध्य भारत हिंदी साहित्य सभा ग्वालियर इसके आप आदरणीय उपाध्यक्ष हैं। आपका आज के वेबिनार में स्वागत है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपने विचार। धन्यवाद। और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमारे वेबिनार के अध्यक्ष श्री राजकिशोर वाजपेयी जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। गोखले महाविद्यालय और राष्ट्रीय शिक्षा न्यास के द्वारा आयोजित आज के आयोजन में हमको विचार और भाषा निश्चित के रूप में आदरणीय श्री गिरीश्वर दीक्षित जी, आदरणीय विकास मिश्र जी और सुशील कुमार जी की प्रस्तुता सुनने को मिली। इस आयोजन के लिए जो लोग जुड़े रहे ऐसे श्री पाठक जी, श्री विजय गुप्ता जी और ग्वालियर में इस न्यास के संयोजक राजकुमार जी और तमाम सारे तकनीकी लोग और विद्वान लोग आज का ये विषय न केवल सामयिक है बल्कि महत्वपूर्ण इसलिए भी कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत का अर्थ ही होता है भा माने प्रकाश और रथ माने जो प्रकाश की खोज में रत है। तो भारत सदा प्रकाश की खोज में रत है, अंधकार को मिटाने में रत है और ऐसी संस्कृति जो देश रचता है वो स्वयं विश्व गुरु कहलाता ही है, हो जाता ही है। लेकिन ये जो संस्कृति होती है ये
होती है तो कहती चली जाती है, वो समुद्र में जाकर भली मिल जाती हो, लेकिन समुद्र को बाध्य कर देती है कि वो बात बन करके फिर वो बादल बनाए और बादल बना करके फिर से सीजन की स्थिति को पैदा करे। तो ये वो संस्कृति, भारत की संस्कृति। पर कोई भी संस्कृति जब अभिव्यक्ति पाती है उसे भाषा की आवश्यकता है। भाषाएं अपना स्वरूप बदलती हैं, भाषाएं पैदा होती हैं, भाषाएं उम्र पाती हैं, और आप देखते हैं कि भाषाएं लुप्त हो जाती हैं, नष्ट नहीं होती भाषाएं। आज बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ है कि बहुत सारी भाषाएं नष्ट हो रही हैं। पर नष्ट होने की प्रक्रिया अगर होती है किसी भाषा की, तो उसके साथ एक संस्कृति भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि भाषाएं संस्कृति की संवाहक होती हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में भाषा को देवी के रूप में माना गया। शिव के डमरू के नाद से हमारी भाषा प्रकट होती है, और वो भाषा सूत्र के रूप में हमको प्राप्त होती है। बात आती है शिक्षा नीति, उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि हमको शिक्षा नीति चाहिए कि नीति की शिक्षा चाहिए। नीति जो भारत को वो ज्ञान देती हो, जिसमें हम तथ्यों के समूह को शिक्षा मानना बंद कर दें। जो सूचनाओं का समूह है आज शिक्षा का पर्याय हो गया। शिक्षा इंफॉर्मेशन हो गई, ये जो जानकारी, ये जो डाटा गूगल करो मिल जाएगा, और जो जितना अधिक इस तरह की इंफॉर्मेशन लगता है वो उतना बड़ा शिक्षा भी हो जाता है। मित्रों, भारतीय परंपरा में शिक्षा नहीं है। भारत की परंपरा में जो जिज्ञासा शिक्षा है, यहाँ तो जब बालक छोटी उम्र में भी है और पिता अगर पढ़ देता है, जब वो यज्ञ कर रहे हैं तो नचिकेता पूछता पिता अपने पिता से कि मुझको किसको दान में दोगे, और पिता क्रोध में आकर के बार बार पूछने पर क्रोध में आकर के कह देते हैं मैं तुझको यम को दूंगा। तो वो जिज्ञासु बालक, जो भारतीय परंपरा की जो ताकत है वो इस जिज्ञासा में छुपी हुई है, जिसका समन होता है। समन और दमन को समझना पड़ेगा। हम भाषा में तो चिंता करते हैं, भाव पर चिंता करना है। अगर भाव होंगे तो भाषा सुधर जाएगी, अन्यथा भारत में जिसका राज्य रहा उसकी भाषा रही है, और जिसका राज्य रहा, जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब है जब विदेशी राज्य रहा तो उसकी भाषा रही है, तो स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अन्यथा तो जिसकी यहाँ पर भाषा रही उसका ही राज्य रहा। भारतीय परंपरा में भाषा राज्यों का निर्माण करती है, और दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक जिसको सभी इतिहास भी मानते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन इसको स्वीकारने में हिचकिचाए जाते हैं। दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, दुनिया में जितने भी परिवर्तन होते हैं, विशेष तौर पर सामाजिक परिवर्तन, जो सांस्कृतिक परिवर्तन लाते ही हैं, वो सब मातृभाषा के द्वारा आते हैं। चाहे वो फ्रांस की क्रांति हुई हो, चाहे वो रूस की क्रांति हुई हो। रूस की क्रांति क्या मार्क्स की भाषा में आई थी, जर्मन भाषा में आई थी, भले हम उसको मार्क्सवादी क्रांति कहते हैं। भारत की आजादी क्या अंग्रेजी भाषा से आई थी? हमारे जो बलिदानी वीर, हमारे जो अमर शहीद फांसी के फंदे पे झूले, तो क्या वो गॉड सेव द किंग कहकर के झूले थे? हमारी भाषा कैसा परिवर्तन है, संस्कृति को बार बार सुधारती है। जैसे गाय का बच्चा माँ कहता है तो गाय दौड़ता रहती है, भाषा के माध्यम से दौड़ता रहती है। विदेशी भाषाएं जब हम बोलते हैं तो क्या क्या न बोलते हैं, विस्तार से बात हो चुकी है। मैं संक्षेप में कुछ बात रखना चाहता हूँ। विद्वान वक्ताओं ने काफी विराट विषय को बहुत सही तरीके से प्रस्तुत कर दिया, लेकिन कुछ संक्षेप में कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ। मनुष्य की मूलभूत 3 आवश्यकताएं हैं।
से जीव पिंड मनुष्य कहलाता है, एक उसमें शिक्षा है। और हमने पता नहीं इस शब्द शिक्षा कहां से ग्रहण कर लिया। वो विद्या अध्ययन है, वो विषय विद्या है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो मुक्त करती है। तो गीता में भी यही कहा गया है कि हम जब कर्म के फल से मुक्त होकर के कर्म करते हैं तो हम अपने उस अभिष्ट को प्राप्त कर लेते हैं जो मनुष्य होने के नाते हम प्राप्त करते हैं। और भारतीय परंपरा में शिक्षा, स्वास्थ्य माने चिकित्सा और न्याय, ये तीन विषय ऐसे हैं जो मनुष्य को अगर मिलते हैं और उसमें कोई शुल्क नहीं लगता तो केवल मनुष्य नहीं बना तो समाज का निर्माण कर देते हैं। ऐसा समाज जिसमें देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं और यहाँ पर नर पुंगव पैदा होते हैं, यहाँ ऐसी माताएं पैदा होती हैं जीजाबाई और लक्ष्मीबाई जैसी, जो स्वयं तो समर्पित होती ही हैं, अपने पुत्रों को भी विरक्त भाव से भर देती है। यहाँ भरत जैसा पुत्र शेरों की दांत गिनता है। कौन सी भाषा में गिनता है? ये सोचने का विषय है। दुर्भाग्य से मेघालय की प्रणाली को हम बहुत अधिक चर्चा में लाते हैं। अरे भाई, जब यहाँ पर मेघालय से पहले जो शासन था उस समय राजभाषा कौन सी थी? तो वही भाषा थी जो आक्रमणकारी अपने साथ लाए थे और व्यवसाय के रूप में भले ही कोई भी भाषा चलती रही हो, लेकिन राजकथा के लिए एक ही भाषा चलती थी जो आक्रमणकारी। अंग्रेजों ने तो केवल उस परंपरा का ही निर्वहन किया, अपने जो पिट्ठू बनाने के लिए जो उस भाषा को बोल सकते थे, जो उनके बीच में एजेंट का काम कर सकते थे। उन्होंने न्याय प्रणाली को भी इसी के रूप में तैयार किया, उन्होंने चिकित्सा प्रणाली को भी इसी रूप में तैयार किया और उन्होंने दुर्भाग्य से कहना जरूरी है, उन्होंने हमारे शिक्षा देने वाले शिक्षकों को इसी नाम और भारत की जो परंपरा है, भारत का जो तेज है, भारत का जो शौर्य है या भारत का जो ईश्वर का वरदान है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा तो भारत विश्व भर में फैला था, तो वो भारत था जो अपनी उस संस्कृति को विश्व भर में फैलाता था, उस विचार को विश्व भर में फैलाता था। हम सत्य शोधक थे, आज हम तथ्य शोधक हो गए। तो तथ्य कौन से? तथ्य वो जिस पर कॉपीराइट होता है, जो बौद्धिक अधिकार संपदा अधिनियम के तहत में पेटेंट कर दिए जाते हैं। इतने भर गए हैं कि हमारी गलती और पीपल और नीम तक सीमाओं में जा सकते हैं। हमको करना क्या चाहिए? शिक्षा शिक्षा बहुत संक्षेप में और GDP में आज भी अगर देख लें, हम संपन्न राज्य की शुरुआत करते हैं कि भारत को अभी तीसरे नंबर का GDP बनाना है या चौथे नंबर की GDP बनाना है। तो हम क्या मोदी जी चाहते हैं जिसमें इकोनॉमिकल सर्कुलेशन होता और तो हमको करना क्या पड़ता है? हमको ये करना होता है कि हम उत्पादन बढ़ाना और उत्पादन अगर भौतिक संपदाओं के नाम पर अगर हमें उसको पेटेंट की राशि और देनी पड़े तो वो ही है ना दावा खेलना होता है। हम अपने ज्ञान की परंपराओं को जानने के लिए भी अनुवाद की भाषा का सहारा लें। हमको आज पीपल को जानना है, हमारे रोनी हाथों को पीपल को जानना है, बरगद को जानना है, आम को जानना है, तो मैंगो के रूप में जानते हैं, आम के रूप में नहीं जानते। तो हमको पर्यावरण के साथ जोड़ते हुए जो शिक्षा हमको मिलेगी तो हमारी जिज्ञासा का भी समाधान होगा और वही नचिकेता जो जिज्ञासा के बालक के रूप में निकलता है तो यम से वरदान प्राप्त करता है। उनका वरदान वो कहता है
तो बताइए जीवन का आंतरिक तत्व क्या है, सत्य क्या है? बोलने का मतलब देखो अमृत ज्ञान अमृत वो जिसमें आदमी कभी मरता नहीं है, वो मरता नहीं है, जो भाव होता है कभी नहीं होता, सत्य नहीं होते तो सत्य होता है। तो सत्य की खोज हमारे समाज के उत्थान की खोज है। और भारतीय भाषा रीति में हमने जो जनभाषा को लाने की कोशिश की है वो इसीलिए की है क्योंकि जब देवासुर संग्राम होता है तो देवता परास्त होते हैं तो वो मात्र शक्ति की आराधना के लिए निकलते हैं। और अब सारे त्योहार हम एक बार मनाते हैं वर्ष में, दिवाली हो, होली हो, लेकिन एक ऐसा त्योहार है जो एक से अधिक बार आता है, वो त्योहार है नवरात्रि। दो गुप्त नवरात्रि होती है, दो प्रकट नवरात्रि होती है। तो वो बताती है कि मातृ शक्ति जो है उनकी जो भाव अभिव्यक्ति जो है वो जिस भाषा में होती है उसमें शब्द भी जरूरत नहीं है, वो शब्द को अनर्थ भी करते हैं। हमने अंग्रेजी भाषा सीखी और अंग्रेजी भाषा सीखने का हमको परिणाम क्या मिला? रविन्द्रनाथ ठाकुर हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, सुनील गावस्कर हो गए, गुप्त जी थे वो गुप्ता हो गए, तमाम सारे नाम विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने अपनी संस्कृति के मूल स्वरूप को खो दिया। राम को राम कह रहे हैं, गाने बन रहे हैं हरे कृष्ण हरे राम, राम शब्द उसमें से राम के अलावा हमारे यहाँ तो राम भी है, राम भी भारतीय संस्कृति बताती ही नहीं जोड़ती है उनके साथ, तो हम जीवन के मुख्य को प्राइवेट में भी इसलिए राष्ट्र शिक्षा नीति में अगर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी तो हमको स्थानीय पर्यावरण इत्यादि रीति रिवाज, स्थानीय लोकल जो शब्दावली है उसको जानने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली। और आज जिनकी उम्र छठे दशक या 7वें दशक तक पहुंच गई है, बल्कि मैं कहता हूँ जिनकी 4थे दशक के बाद की उम्र हो गई है, जब वो अपनी मीठी स्मृतियों में खोते हैं, इस भाषा में याद करते हैं, सपने देखते हैं, किस भाषा में देखते हैं, सब जानते हैं किस भाषा में अपन म्यूट करते हैं। और जब बहुत अधिक भाव प्रवण होते हैं भाषाएं हमने अपने पेशे आचार्य की वजह से हमने अपने इतने दुर्भाग्यशाली हैं। हमको इस दुर्भाग्य को बदलना ही होगा, हमको बदलना होगा इस परंपरा को जो हमको हमारी मातृभाषा से दूर करती है। क्योंकि मातृभाषा से दूर होने का अर्थ केवल भाषा से दूर होना नहीं, अपने आप से भी दूर हो जाना होता है, अपनी संस्कृति। यही कारण है भोगवादी समाज के लोग भी अपनी भाषा से दूर नहीं होते, जानते कि भाषा की जीडीपी में भी जो ऊपर के 20 राष्ट्र हैं वो अपनी भाषा में काम कर रहे हैं, और जो बिल्कुल पिछड़े और नीचे के 20 राष्ट्र देखेंगे तो वो दूसरों की भाषा में बात कर रहे हैं। कोयल भी अगर दूसरे की भाषा बोलने लगेगी तो कोयल का सम्मान नहीं होगा। बहुत विस्तार से बात हो चुकी है, तो मेरे तय की सीमा है, तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं वो इस भाव का विचार करें कि हमको भाषा नीति की जगह नीतिगत भाषा, संस्कारगत भाषा और परंपरागत भाषा के मूल्यों को समझकर जोड़ना होगा जो आती है, जिसकी भारत विश्व की धरोहर है, विश्व को बताना है। इसलिए भारत में क्या होता है सबसे अधिक भारत विश्व की जो है ये बताने का अपनी बात को बहुत धन्यवाद। जय भारत।
वंदे मातरम। धन्यवाद आदरणीय। इन उद्बोधनों के द्वारा जो वाक्य मिला है वह हमारा और हमारे विद्यार्थियों का अवश्य ज्ञानवर्धन करेगा। आप सभी इसी प्रकार आगे भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं इस वेबिनार के संरक्षक, मार्गदर्शक एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता जी को बड़े ही आदर व सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वे सभी सम्मानीय अतिथियों का और उपस्थित सहभागियों का आभार व्यक्त करें। आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता जी। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज विश्व विज्ञान महाविद्यालय एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के संयुक्त तत्वाधान में एक बहुत ही अहम विषय के ऊपर गोष्ठी करने का, आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा की प्रासंगिकता। विषय देखते ही लगता था कि यह वास्तव में ज्वलंत विषय है। आज शिक्षा नीति की चर्चा हो रही है। विद्वानों को द्वारा दिए गए उद्गारों से यह स्पष्ट हो चुका है कि जो भी ज्ञान हमें अर्जित करना है, उस ज्ञान को अर्जित करने का मात्र और एकमात्र रास्ता हमारी राष्ट्रभाषा के द्वारा है। क्योंकि राष्ट्रभाषा में ही हम अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। विद्वानों ने अलग अलग विषयों, छोटे छोटे विषयों को लेकर के अपने उद्भाषण दिए। हमें स्पष्ट किया कि मातृभाषा से ही हम अपने शिक्षा नीति को, अगर मातृभाषा को समावेश करेंगे तो हमारी शिक्षा नीति और फलेगी, फूलेगी, हमारा राष्ट्र संपन्न होगा, फलेगा और फूलेगा। इस हवन में, इस वेबिनार चूंकि हवन में हमारे साथ सहयोगियों के रूप में हमारे को जो होम में आहुति दी, मैं ऐसे विद्वानों को महाविद्यालय की तरफ से, राष्ट्रीय शिक्षा न्यास की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ। जिसमें मुख्य रूप से हमारे आज के अध्यक्ष जी के रूप में श्री राजकिशोर जी वाजपेयी जी, मुख्य वक्ता के रूप में जिन्होंने बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया। उन्होंने हमें उसकी महत्ता बताई, हमारी राष्ट्रभाषा की महत्ता, उपयोगिता एवं आवश्यकता के ऊपर बल दिया। हमारे आदरणीय डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र जी मुख्य अतिथि के रूप में और वक्ता के रूप में डॉक्टर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, हिंदी विभाग मानव महाविद्यालय। मैं आभार देना चाहूँगा हमारी आयोजन समिति, सचिव डॉक्टर वंदना सेन, आयोजन संयोजक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह सेकरवाल, डॉक्टर राकेश धार जी, प्रांत संयोजक शिक्षा न्यास, श्री राजकुमार वाजपेयी, विभाग संयोजक डॉक्टर राजू वैद्य, क्षेत्र विषय संयोजक, समस्त पीजीवी महाविद्यालय का शैक्षणिक स्टाफ एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ, हमारे बाहर से आए हुए तकनीकी एक्सपर्ट्स, मध्य भारत शिक्षा समिति के समस्त पदाधिकारी, जिनके आशीर्वाद से हम सब कुछ कार्य कर पाते हैं। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारी जो महाविद्यालय के, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में लगातार मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया, और अंत में उन सभी प्रतिभागियों का जो इस वेबिनार से जुड़े और इस आयोजन को सफल किया। हमारे साथ में जुड़े हुए छात्र छात्राओं का भी मैं बहुत आभार मानता हूँ कि, और मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ कि उन्होंने भी
अपने ज्ञान में वर्धन किया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका आभार देते हुए अपना स्थान पर ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वेबिनार का समापन शांति मंत्र के साथ होगा। शांति मंत्र के लिए मैं श्री क्रिस्टोफ चंसोलिया जी को आमंत्रित करती हूँ। क्रिस्टोफ चंसोलिया जी। ओम अस्तो मा सर्वमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। क्या बढ़ाओ सर। अरे पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत मेहनत की और सफलता सर्टिफिकेट के लिए सर्टिफिकेट का दे रहे हैं। अब भी है वैसे आने लगे सर्टिफिकेट का सभी सब दे रहे हैं। बंद कर दें भैया, वैसे बंद कर देंगे। थोड़ी बहुत कमी लगे तो उसको पूरा किया। थोड़ी बहुत और कमियां अगर सारी समाप्त हो गई तो आदमी तो हो जाएगा। और ये हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ पर भगवान का चांद नहीं होंगे। बजट जो तैयार किया था कारण ये रहता है कि बनी रहे नो सोच बनी बजट को स्वीकृत करना होता है और बिना स्वीकृत कराए हुए आप बताओगे नहीं तो एक रुपये स्टार्ट टैक्स नहीं लगेगा। आपको खर्चे बताना है। अब इतने खर्चे होंगे, अब इतने खर्चे में इतनी व्यवस्था हमारी है। आगे जो कमी रह रही है उस कमी के लिए आपको प्रोडक्शन रही प्रोडक्शन की रेंज करना है। ग्रोथ का माध्यम बनाना वो एक सेवा के रूप में और एक तो सेवा वाला जो है साइकिल वाला जीडीपी में कोई योगदान नहीं है। वो बीमार पड़ता नहीं तो डॉक्टर को व्यवसाय नहीं होता। हाँ मैडम नमस्ते।